उस टाइम पे क्या होता था कि चाहे कोई उस टाइम पे तो कंप्यूटर सिर्फ बहुत ही कम लोग यूज़ करते थे, कंपनीज यूज़ करती थी बेसिकली। अपने सर्वर कंपनीज में कुछ न कुछ जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नया नया आया था उस टाइम पे, तो वो कंपनीज को काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता था, क्योंकि पूरा हार्डवेयर लेना और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता था यूनिक्स के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक्स जो भी कंपनी बनाती जैसे एचपी का कोई सॉफ्ट वो हमने सर्वर खरीदा उस टाइम पे, तो एचपी के बंदे ही वो उसके सपोर्ट में मिलता था, और सपोर्ट के भी अलग पैसे लगते थे। तो काफ़ी कॉस्ट उसमें हमारा चला जाता था, कंपनीज की चली जाती थी। फिर 1969 में लिनक्स टोरवर्ल्ड ने एक बिल्कुल यूनिक्स लाइक, जैसे मैं मान लो यूनिक्स ही है पर ओपन सोर्स है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने एक कर्नल बना दिया और उसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब ऐसे किसी को डिस्ट्रॉय करने का, किसी कंपनी का डिस्ट्रॉय करने का मतलब नहीं था। इसका मतलब ये था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कंट्रीब्यूट करके इसको बेहतर बनाए, बस इसका मतलब यही था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके इसको बेटर बनाए हर रोज़। और जैसे ये फ्री वर्जन आया, फ्री वर्जन आने के बाद लोगों ने कोड को देखा और उसके बाद जो भी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करने शुरू करे, उसमें से कुछ कंपनीज स्टार्टिंग में आई, आईबीएम, रेड हैट, उबंटू, ओपनसूसे, इन सब कंपनीज ने क्या करा कि इस कर्नल को उठाया, ठीक है। अगर हम लिनक्स ओएस की बात करें तो लिनक्स ओएस क्या हो गया, रेड हैट एंटरप्राइज लिमिटेड, ये ओएस ओएस है, ठीक है। सेंट ओएस एक ओएस है, डेबियन ओएस है, एंड हमारे ओबंटूज ओएस है। सो ये सारे कंपनीज के प्रोडक्ट है। इन्होंने क्या करा, वो एक कर्नल उठाया उन्होंने, ठीक है, कोड उठाया, और कोड उठाया, कोड मान लो एक इंजन है, ठीक है, इंजन का जो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक आर्किटेक्चर है। एक सेकंड। तो कर्नल मान लो कि एक बेसिक सा एक वो है, इंजन है, और वो जो इंजन है वो कम्प्लीटली सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैंने देखा ये इंजन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और सिक्योरिटी वाइज अच्छा है, बहुत कुछ मेरे को इसकी चीज़ें पसंद आई। तो मैं एक कंपनी हूँ, मैंने क्या करा, इसका एक स्ट्रक्चर बनाया अलग से, अपने हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया, ठीक है। मैंने इसकी एक बॉडी बना दी, एक शेप दे दिया इसको कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आजकल के ज़माने में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के, ठीक है। तो इतने सारे लिनक्स में ये सारे ओएस अलग अलग बन जाते हैं जब कंपनीज इसको अलग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर। हमारा एंड्रॉयड जो है वो भी लिनक्स बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से लिनक्स हमारे इसमें आई, मतलब डेली लाइफ में यूज कुछ जो कंपनीज है, कंपनीज की कॉस्ट कटिंग हो गई है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर या फिर वो खरीदना है, रिसोर्सेज खरीदनी है, और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के पैसे बिल्कुल भी नहीं देने। आपको कुछ भी इशू आता है, आपको कम्युनिटी है हेल्प करने के लिए। तो ओपन सोर्स का एक बहुत बड़ा फायदा हमको लिनक्स के साथ मिल जाता है। हमें अगर इसी केस में अगर विंडोज को देखें या फिर आईओएस या मैकओएस को देखने जाए, तो इस केस में अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हमें सीधा उनके सपोर्ट में कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक डिपेंडेंसी हो जाती है, और उस तरीके से गांधी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वॉल्यूम कम आ रही है। हेलो शुभम, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। आ रही आवाज। ये क्या कह रहा है? चला रही है, ओके, ठीक है।
तो बेसिकली यही है, लिनक्स का बेसिक आइडिया ये है कि ये कम्प्लीटली डिराइव की गई है इन एक यूनिक्स मशीन से। एंड इसको यूज़ करने के काफ़ी रीजंस है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और कितने सारे बेनिफिट्स है वो मैं बता दूंगा इसके कि विंडोज़ में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, जो भी चेंजेस करेंगे या फिर न्यू फीचर्स आने हैं वो विंडोज़ आई मीन माइक्रोसॉफ्ट ही करेगी। सिमिलरली अगर अगर मैक ओएस की बात करें तो वो कम्प्लीटली क्लोज सोर्स है, वो कोई और चेंज कर नहीं सकता। पर इस केस में अगर हमारे ओपन सोर्स की मैं बात करूं तो रेड हैट का एक ओपन सोर्स कम्युनिटी आई मीन जो डेवलपमेंट पैकेज है वो है फेडोरा। तो अगर रेड हैट को कोई हमें जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ और मैंने कुछ कोड किया है। जस्ट सेक। हाँ, तो मैं अगर कोई कोड अपने हिसाब से मैं कुछ एक मॉड्यूल मैं लिनक्स में अगर मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कंप्लीटली क्या करूँगा, मैं फेडोरा या फिर जो भी अपने कम्युनिटी है उसमें जाके मैं अपना बोल दूंगा या फिर मैं अपना कोड अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो भी टेस्टिंग प्रोसेस और जो भी स्क्रीनिंग प्रोसेस उसके साथ होगी, उसके बाद वो नेक्स्ट वर्जन में वो उसको ऐड ऑन कर देंगे उसके साथ विद क्रेडिट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसने बनाया है उसके कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कंप्लीट क्रेडिट मिलेगा फुल नाम के साथ आपको। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है कि इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी वाइज भी देखो, अब आजकल के ज़माने में या फिर इन फ्यूचर कभी भी 100% कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता, चाहे कोई भी ओएस हो, कुछ भी हो। बट एज कंपैरिजन टू विंडोज एंड अदर ओएस, हम कह सकते हैं कि लिनक्स में मेजर चीज़ें हमको खुद उसको वो करना, हम करते हैं, मैन्युअली करते हैं मोस्ट। जैसे हमें पेन ड्राइव है ना, हमें अगर कोई पेन ड्राइव भी लगाना है ना तो वो हमको मैन्युअली उसको माउंट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक माउंट होगा नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको खुद ही उसमें मैन्युअली करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होता। अगर आप कोई प्रोग्राम भी लिख रहे हैं, अगर आप हमको कोई स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है। तो अगर कहीं से भी हमने कोई पेन ड्राइव लाया और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर कोई एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको परमिशन है ही नहीं। अनटिल और अनलेस कोई स्पेसिफिक या प्रिविलेज्ड यूज़र उसको खुद जाके उसमें एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देता, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। वहीं पे अगर विंडोज़ की बात किया जाए, आप कोई भी पेन ड्राइव लाओ, विंडोज़ के मशीन में डालो, ऑटो माउंट हो जाती है, आपको दिखने लग जाता है और आपको पता भी नहीं है कि इसके साथ में कैसा स्क्रिप्ट लेके आया हूँ, कैसे वायरस लेके आया हूँ, और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये है बेसिक कुछ फीचर्स हमारे इसके लिनक्स के। कुछ अगर किसी को ऐड ऑन तो करना है इसमें। हाँ हाँ। या समीर, ओएस जो लिनक्स ओएस में क्या होता है अगर हम कोई अनवांटेड कोड लेके आ रहे हैं पेन ड्राइव में, तो क्या अगर देख चेक करते हैं, क्या बता रहे थे देख अभी? अगर तू कोई भी पेन ड्राइव ला रहा है या फिर कुछ भी बाहर से कुछ भी ला रहा है ना, डेटा, तो हाँ, ठीक है। वो ऑटो माउंट नहीं होता सबसे पहले। ठीक है, वो तेरे एक डिवाइस में डिटेक्ट करे। ओके। डिवाइस एक डायरेक्टरी होती है जहाँ पे सारे डिवाइस डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, तू वहाँ जाके हम्म। तू दिखेगा कि ये डिवाइस है, पर वो माउंटेड नहीं होता है। अब माउंट मतलब क्या होता है कि ओके। आपका फाइल सिस्टम उसको पढ़ता है। ठीक है, जो भी फाइल सिस्टम हमारे पास है हम्म। और जो आप एक्सटर्नल लगा रहे हो, तो जब तक आप उसको माउंट नहीं करोगे तब तक हमारा फाइल सिस्टम उसको रीड नहीं कर पाएगा या पहचान नहीं पाएगा हमारा कर्नल। ठीक है, तो माउंट नहीं होता है। तो जब तक माउंट नहीं होता है ठीक है, तब ठीक तक है। इसके अंदर जो भी वायरस है वो कुछ कर नहीं पाएगा। और अगर वायरस है, स्क्रिप्ट है, कुछ भी है, बाय डिफॉल्ट इसकी जो परमिशन होती है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है। अगर तू कोई फाइल भी बनाएगा ना, नहीं उसकी होती है। उसकी डिफॉल्ट परमिशन रीड एंड राइट होगी, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट।
ठीक है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन है ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी फीचर है कि कोई भी फाइल ऑटो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो मतलब कि जो स्क्रिप्ट्स है, जो हार्मफुल स्क्रिप्ट्स है, वो ऑटोमेटिक रन नहीं हो सकती, तो वो हार्म कर भी नहीं सकती। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, और हमारे यूजर्स है, यूजर्स में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है कि एक यूजर दूसरे यूजर के साथ मतलब डायरेक्टरी में नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन है अंदर। आगे हम इसके अगर हम आगे जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। ठीक है, ओके। अभिजीत, तो कुछ ऐड करना हो इसमें, कुछ तेरे मन में पॉइंट हो? ना सही है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें आएंगी। कर्नल क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, शेल क्या होता है, कंसोल क्या होता है। बहुत सारे लोग इसमें जो है कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल है, जिन्होंने कभी भी शायद कोई टेक्निकल चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी, तो उनके लिए कुछ मेरे दिमाग में आया था कि इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो बेसिकली कर्नल की मैं बात कर रहा था इतना टाइम कि कर्नल 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 क्या होता है। कर्नल एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है बेसिकली, बहुत ही लाइट वेट होता है, और कोर कंपोनेंट कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारा हार्डवेयर है, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा मान लो कोई GUI है, ठीक है, GUI है या फिर कुछ भी हम इनपुट कर रहे हैं बेसिकली, तो कर्नल क्या कर रहा है, कर्नल उसको मशीन कैसे उसको समझेंगे, वो उस हिसाब से उसको जो भी इसमें एल्गोरिदम लगी हुई है वो उसको समझा रहा है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो मेन ओएस है एंड मशीन है, उसके बीच में काम करता है। ठीक है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन करता है। अब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली ये तीनों का जो हमने लास्ट में मैंने लिखा है, ये तीनों का कोरिलेशन है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस एंड कंसोल। बेसिकली अगर मैं देखूं लिनक्स और जिन्होंने मैक चलाया होगा, उस पर एक ऑप्शन है टर्मिनल करके। ठीक है, तो जो हमारी एक ब्लैक स्क्रीन आती है और कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड एक प्रॉम्प्ट खुल जाता है हमारे पास। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम कुछ टाइप करेंगे, ठीक है, कोई भी कमांड टाइप करेंगे और उसके आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कंसोल, और जिसके कह सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, जिसपे हम कुछ भी एक टेक्स्ट टाइप करते हैं इंग्लिश बेस्ड, और वो हमें आउटपुट देता है। और ये ब्लैक स्क्रीन को कमांड लाइन इंटरफेस एंड कंसोल दोनों कह सकते हैं। अब दूसरी बात, इसमें एक और टर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है, शेल। शेल यूनिक्स और लिनक्स में मेजरली 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, और हम इसमें मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना करके एक ही शेल के बारे में बताऊंगा, वो है वॉर्न अगेन शेल, बैश शेल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं इसमें करता हूँ तो हमें ये बता देगा कि हम कौन से शेल पे है। ठीक है, ये हमें बता देता है कि हम कौन से शेल पे है। तो बैश शेल, बैश शेल इज बेसिक, ये जो शेल का काम होता है ना, शेल का काम होता है कि जो भी हम इंग्लिश में कमांड टाइप करते हैं, वो कमांड हमारे मशीन उसको समझ नहीं पाती है। ठीक है, वो कंप्लीट इंग्लिश है। तो शेल क्या करता है, उसको एक इंटरप्रेटर है बेसिकली। इंटरप्रेटर क्या होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। राइट, अगर कुछ हमने टाइप किया इंग्लिश में, अगर किसी ने सी या फिर कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो इंटरप्रेटर का मतलब समझता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हमने जो भी कमांड यहाँ पे टाइप करी है वो हमने इंग्लिश में टाइप करी है, वो मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो जो ये हमारे शेल है, ये इसको ट्रांसलेट करता है कि मशीन इसको कैसे समझे, और हमने जो सिग्नल इसको दिए हैं यूजिंग दैट कमांड, तो वो कैसे उसको ट्रांसलेट करके मशीन को बताता है कि हमको ये आउटपुट चाहिए। तो उस हिसाब से मशीन हमको आउटपुट देता है, और
शेल उसको ग्रैस्प करके हमें स्क्रीन पे वो सारी चीजें जो भी हमने आउटपुट रिक्वेस्ट करी है वो हमको आउटपुट दे देता है। सो आई थिंक शेल और CLI और कर्नल में कुछ किसी को डाउट? नो सुमित। एनीवन एल्स? किसी को? हरिचांद या फिर जो कुछ लोग हैं अभी जो नहीं, जिसको पता नहीं है शेल में प्रॉब्लम है? गौरव दा? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। देखो शेल, सेकंड बता दो, हमने जो यहाँ पे एक को शेल किया हुआ है, ओके, तो जो ये एको कमांड है एंड जो हमने ये शेल वेरिएबल दिया है, ये हमारे मशीन को नहीं पता कि एक्चुअली में हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो बेसिक शेल का काम है इस कमांड का, जो भी हमने इसके एक कोई ना कहीं एक डेफिनेशन लिखी होगी कि एको का मतलब क्या है, ऑन एंड और जो शेल वेरिएबल है उसकी कहीं ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसको ट्रांसलेट करके उसको क्या करता है, उसको कंप्लीटली मशीन अंडरस्टैंडेबल जो भी वो होता है, आई मीन लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि 001 या जो भी सिग्नल है उस हिसाब से उसको चेंज करके, एक सेकेंड, वो उसको आउटपुट कर देता है। मैं आई मीन एक्सप्लेन करूँ? मशीन, हाँ हाँ ऑब्वियसली। एक्चुअली जैसे कि आप जैसे गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, तो जो आपका गूगल ट्रांसलेटर है वो आपका एक मतलब कोई मतलब मशीन समझिए उसको। वैसे आपने यहाँ से इंग्लिश में डाला और आपको हिंदी में वहां से सुनाई दे रहा है, ठीक है। जैसे दो प्राणी है, एक को इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है। अब क्या कहते हैं कि तो जैसे कि हमको जो आता है वो हम समझ लेते हैं, हम जो इंग्लिश वाला बंदा होगा शेल हो गया, और जो मशीन वाला बंदा हो गया वो हो गया हिंदी हो गया। तो हमने क्या यहाँ से इंग्लिश बोल के भेजा, मशीन ने उसको अपने लैंग्वेज में चेंज किया, और उसने मतलब उसने वो बाइट मतलब जो भी 0101 फॉर्म में चेंज किया और उसको मशीन को हिंदी में समझा दिया। ये हुआ मतलब आपका चेंज, लैंग्वेज चेंज। तो हाँ शायद यही कर रहा है। हाँ एक कन्वर्टर कह सकते हैं क्या सेल हाँ को? बिल्कुल, कन्वर्टर कन्वर्टर इजीली कन्वर्टर हाँ है। ट्रांसलेटर कन्वर्टर कुछ भी कह सकते हो तुम इसको। कुछ भी ले लो। ओके। पर मल्टीपल इसमें शेल का ये कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग शेल का ना अलग अलग फीचर है, ठीक है, अलग अलग फीचर है। और जो मोस्ट पॉपुलर है वो है वैश है, क्योंकि वैश में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और ज़्यादातर जो आई मीन कमांड्स हैं या फिर आई मीन जैसे इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू वर्किंग विद, वो हमारा वैश शेल है। तो हम मोस्टली हम इसी पे काम करेंगे, बाकी दूसरे शेलों पे हम काम करेंगे नहीं। ओके, ठीक है। तो अब ये मैंने पूरा कंप्लीट मतलब बेसिक आइडिया इतना मैंने बता दिया कि लिनक्स एक्चुअली में क्या है और कैसे कंपनीज ने इसको ग्रास्प करी है और कहाँ पे यूज़ होता है। और इसमें कुछ कुछ मैंने एक दो टर्मिनोलॉजीज बताई है, और अगर आगे भी कुछ ऐसे टर्म आएगा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड अब मैं आता हूँ इंस्टॉलेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरीके से मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स। तो जिन लोगों ने लिनक्स विंडोज़ इंस्टॉल किया हुआ है, सेम प्रोसेस है, अगर हम अपने सिस्टम पे लिनक्स डाल सकते हैं, मतलब फिजिकल सिस्टम पे अगर हम इसको लिनक्स डालते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट तो मैं एक वीडियो लिंक दे दूंगा जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, कि या तो आप फिजिकल मशीन में तो आप करोगे नहीं मुझे पता है, ठीक है, आपका ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम होगी, उसमें क्या ही करोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप VMware में इसको इंस्टॉल कर लीजिए, VMware वर्चुअल बॉक्स, या तो कोई क्लाउड बेस्ड सर्वर ले लीजिए। क्लाउड बेस्ड का मैं बता दूंगा, मेरे को अभिजीत ने मेरे को कुछ एक आइडिया बताया जो कि फ्री में हम क्लाउड से सर्वर ले सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको कोड और मतलब तरीके बता दूंगा।
और बाकी VMware में कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है, मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा कि कैसे करना है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। एंड ये अभी कौन आ रहा है? सर भाई क्वेश्चन है मेरा, हाँ, अगर हम जैसे दो अलग अलग पार्टीशन में अगर दोनों ओएस को इंस्टॉल करते हैं देन कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉल कर लो। मतलब प्रॉपर्ली वर्क करेगा ना उस कंडीशन में भी? हाँ, पर उस केस में आई थिंक तुम्हारा जो पार्टीशन है वो MBR में होना चाहिए, एमबीआर पार्टीशन में। MBR पार्टीशन। अदरवाइज अगर तुम्हारा GPT पार्टीशन होगा ना तो वो शायद तुम्हारा एग्जिस्टिंग OS उड़ाना पड़ जाएगा, शायद कुछ इशू आ सकता है, तो एक बार चेक कर लेना। ओके थैंक यू। ठीक है, तो नहीं मैं वो हो जाएगा, हाँ इशू देखा नहीं हो जाता है, पर जो देख GPT पार्टीशन में और MBR पार्टीशन में थोड़ा दिक्कत होता है। GPT पार्टीशन में अगर मान लो तेरा पहले से इंस्टॉल आता है ना, तो उसके बाद तो कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल नहीं सकता। ठीक है, तो मैं इसमें VMware में इंस्टॉल करने का मैं बताऊंगा। सॉरी, मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तुम्हें क्या क्या चाहिए, इसमें सिर्फ एक क्या चाहिए, VMware कहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए। आप एक VMware डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लीजिए। दो एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। गॉडफादर कौन है? ओके, सो VMware और वर्चुअलबॉक्स दोनों ही, वर्चुअलबॉक्स ओपन सोर्स है एंड VMware एक कंपनी है जिन जो वर्क स्टेशन के लिए फ्री देती है, पर बाकी चीज़ों के लिए पेड रखती है। तो दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं वर्क स्टेशन भी इसका फ्री नहीं है VMware का। तो अगर किसी को की भी चाहिए होगा इसका 15.5 वर्जन का, तो मैं दे सकता हूँ इसका। अदरवाइज अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वर्चुअल बॉक्स में आपको क्या क्या चाहिए, एक और आपको ISO चाहिए जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप CentOS 7 या 8 या RHEL 7 और 8, इन दोनों में से, इन 4 वर्जन में से कोई भी आप इस्तेमाल करिए। और इसको यूज़ करने में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें उसी में करूँगा। बाकी फ्लेवर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, पर कुछ चीज़ें कमांड चेंज होगी तो आपको शायद कंफ्यूजन ना हो उस टाइम पे। तो बस इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी लिनक्स ऑलमोस्ट सारा तो सेम ही है, कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं थोड़ी थोड़ी बस, बाकी ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, मैं लिंक इसका तो मैं दे दूंगा। अगर और मैं इसका बता देता हूँ कि क्लाउड बेस्ड सर्वर कैसे लेते हैं। ठीक है, एक समीर, हाय सर। हाय, हाय सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। सॉरी आई एम लेट, लिटिल बिट लेट। नहीं सर, इतना तो आपको आता ही है पहले से। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। ओके, सो कौन कुछ बोल रहा है कोई? हेलो, नहीं, नथिंग ओके। प्रोसीड। अब क्लाउड एक वो है, आजकल हम इस पे, ये क्या करता है, हमें ना बहुत आसानी से सर्वर दे देता है फ्री में ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको कुछ नहीं करना कि आपको एक सर्वर चाहिए, तो ज़्यादा इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम ना छोड़ के, ये सब चीज़ें छोड़ के आप सीधा यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप रजिस्टर कर लो, कार्ड डिटेल डाल दो। डोंट वरी, यहाँ पे ₹1 कटेगा आपका सिर्फ, अगर आपका इंडियन कार्ड है, और अगर US है तो $1 कटेंगे, और वो इमिडिएटली रिफंड भी हो जाएंगे। तो आफ्टर ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मैं कोड दे देता हूँ यहाँ पे एक, जो मुझे अभिजीत ने दिया था। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोमो कोड डाल देना UC100। तो इसको आपको क्या मिल जाएगा, इसको $100 आपको मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, इसके अकाउंट के लिए मैंने इंस्टॉल कर लिया है इसमें। ठीक है, तो जैसे आपने अगर जैसे इंस्टॉल करोगे, ये रजिस्टर करोगे ना,
तो यहाँ अकाउंट में जाके सबसे पहले आपका जो कार्ड आपने डाला था उसको रिमूव कर देना, अदरवाइज ऑटो बिल हो जाएगा आपके ये आई मीन बिलिंग पीरियड ओवर होने के बाद। ठीक है, यहाँ से आप कार्ड डिलीट कर देना, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से सर्वर लेना बहुत इजी है, सनी सर और बाकी लोग जो लोग यूज़ कर चुके हैं उनको पता है। आप कुछ क्या करोगे, डिप्लॉय सर्वर पे क्लिक करके लोकेशन, फिर $5 प्लान या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ से लेके डिप्लॉय कर दीजिएगा। 1 सेकंड में सर्वर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा और नोटिफिकेशन में यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। तो जैसे ये सर्वर मिलेगा ना आपको, आप इसके कंसोल में जा सकते हैं यहाँ से, और अदरवाइज आप इसको SSH कर सकते हैं। SSH क्लाइंट अगर नहीं हो तो मैं भी बता दूंगा कि SSH क्लाइंट क्या होता है। समीर हाय, हाँ एक बार वो एक डिप्लॉय करके दिखा दो लोगों को ना। ठीक है, रुक जाओ, मेरे को डिलीट करना पड़ेगा करंट वाला, फिर ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को मना कर रहा है ये। क्यों मना क्यों कर रहा है, दिखा ना। 1 CPU यूज़ करने के लिए कह रहे हैं ट्रायल में 1 CPU यूज़ होगा। ओके वो $10 ऐड करना पड़ता तभी। चलो मैं बुक कर देता हूँ एक बार, इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले बंद कर दूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो डिप्लॉय सर्वर में जाता हूँ मैं। ठीक है, $5 का मुझे सिर्फ 1 CPU वाला ही मुझे सर्वर इसमें मिलेगा, फ्री अकाउंट है इसलिए। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल सेव रहेंगे। यहाँ से मैं सेंटोस सेलेक्ट कर सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 6.10 ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ। मैं लेटेस्ट वर्जन लेता हूँ सेंटोस। सेंटोस रेड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। ठीक है, और ठीक है, मैं डिप्लॉय इसको कर देता हूँ। ये प्री इंस्टॉल्ड आएगा, हमें इसमें कोई इंस्टॉलेशन इसमें कुछ करना ही नहीं है, पूरा कंप्लीट इंस्टॉल करके ही आएगा ये मुझे। 25 GB स्टोरेज के साथ, 1 कोर CPU और 1 GB रैम के साथ। एक मिनट लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। किसी को यदि फुल ट्रायल लेना ना, यूज करना $100, तो कुछ पैसे ऐड कर लेना, $10 के आसपास। और वैसे जिसके पास अगर अच्छा लैपटॉप है और रिसोर्स है तो वो VMware डाल सकता है। VMware के और एक ISO डाउनलोड कर सकता है अगर इंटरनेट अच्छा है। 4 GB का शायद वो ISO है कंप्लीट, तो लोकली आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें एडवांस फीचर भी है और बेसिक आप कैसे इंस्टॉल करोगे उसमें, वो थोड़ा इंस्टॉलेशन में आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इंस्टॉल होता है, क्योंकि इसमें तो कोई इंस्टॉलेशन कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टॉल, ये पासवर्ड मिल गया मुझे और ये IP है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सीधा इस पे जाता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ। एक SSH क्लाइंट है पुट्टी करके, पुट्टी। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे लॉगिन करना होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप कंसोल खोल सकते हैं ब्राउज़र पे, नॉट एन इशू, पर मतलब मेजरली ज़्यादातर हम तो ऐसे ही यूज़ करते हैं। IP कॉपी कर लिया,
पोर्ट 22 एंड SSH, ओके, एंड देन एंटर। ये पोस्ट टाइम की एक्सचेंज के लिए बोलेगा, उसको एस कर दीजिए। देन रूट, फिर जो आपको पासवर्ड मिला है कॉपी, देन पेस्ट। लॉगिन हो गया। Yeah, Sunil, can you show me the IP? Where is the IP? Can you find? आईपी I just, ये रहा आईपी, yeah, I missed that part. ठीक है। Okay. वहाँ अपने यहाँ भी लॉगिन कर सकते हो। मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। हो गया ये। तो ये कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलता हमको इसमें, ये कम्प्लीटली एक टेक्स्ट बेस्ड हमको वो मिलता है, कंसोल मिलता है। हमको सिर्फ यहाँ पे वो करना है, कमांड टाइप करनी है। और अगर आप VMware की बात करें तो VMware कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है VMware। अब VMware जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आपको इसका होम पेज आएगा और उसमें न्यू वर्चुअल मशीन करके, ठीक है, आपको ISO एक डाउनलोड करना पड़ेगा, सेंटोस का या फिर RHEL का, जो भी आपको सही लगता है, जैसा भी आप सही। सेंटोस मैं बोलूँगा क्योंकि सेंटोस में आपको कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, तो ये मेजरली आपको हेल्प करेगा। एक सेकेंड, ओके सर, ठीक है। तो इस पे हम रिकमेंडेड पे जाएंगे, नेक्स्ट, देन यहाँ पे ISO सेलेक्ट करेंगे, राइट। जो भी हमारा ISO होगा, सेंटोस की ISO सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हम फाइल और डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ये हुआ सेंटोस, राइट, सेंटोस, देन नेक्स्ट। फिर ये कुछ डिटेल्स मांगेगा, ये है कि आपको ये मशीन किस नाम से होगा, बस ये यहाँ पे शो करने के लिए। तो टेस्ट कर देता हूँ इसको। 20 GB मैं इसको डिस्क दे रहा हूँ। वर्चुअली ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा, तो इसको कुछ डिस्क चाहिए होगा, तो ये वही है। 20 GB मैंने इसको डिस्क दिया। यहाँ से कस्टमाइज हार्डवेयर, मतलब कि हम इसको कितनी रिसोर्स देना चाहते हैं। 1 GB रिसोर्स में इसको मैंने रैम दिया हुआ है। एंड अगर मैं प्रोसेसर चेंज करना चाहता हूँ, कितने कोर देना है वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। एंड ठीक है, हमने ISO सेलेक्ट कर दिया है। ओके, हम क्लोज कर देते हैं इसको एंड देन फिनिश। फिर जैसे ये पावर ऑन होता है, ये सीधा इंस्टॉलेशन स्क्रीन पे चली जाएगी। Hello, Sunil, are you there? हाँ हेलो। Yeah. ठीक है, शायद मैंने इसका ISO गलत सेलेक्ट कर लिया है, कुछ ऐसा हुआ है। मैं फिर से तो मैं करूँगा नहीं, मैं एक लिंक भेज दूँगा।
उसमें आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है फिर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के बाद आपका कुछ इस तरीके से, आप जब रूट से लॉगिन होते हो, दो चीज़ इसमें है, एक है यूज़र अकाउंट होता है, एक यूज़र अकाउंट होता है, और एक होता है रूट यूज़र। रूट यूज़र मतलब आपको कंप्लीट सर्वर की हर एक डायरेक्टरी, हर एक लोकेशन और हर एक प्रोग्राम का कंप्लीट एक्सेस है। हेलो, किसी का माइक चल रहा है तो वो बंद कर दीजिए। ओके ओके, सो बेसिकली हमारे विंडोज़ यूज़र में हम मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूज़ करते हैं, पर उसमें उतनी फीचर्स भी हमको हर एक चीज़ का होता नहीं है। हम नॉर्मली एक नॉर्मल यूज़र की तरह ही काम करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमको एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन के लिए वो एक्स्ट्रा पूछता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पूछेगा नहीं। अगर आपको कोई कमांड, कोई कुछ डिलीट करना है तो वो कंप्लीट डिलीट कर देगा, और कोई पाथ में जाकर आपको कोई परमिशन डिनाइड भी नहीं होगा। तो कैसे पहचाने जाए कि हमारा रूट अकाउंट कौन सा है, और आई मीन वैसा यूज़र अकाउंट कैसा है, कौन सा है? ठीक है, तो मैं इस यूज़र पे बता देता हूँ। तो जब आपको ये हैश दिखता है दैट मीन्स आप रूट अकाउंट में हो। ठीक है, यू आर वर्किंग एज अ रूट। ठीक है, एंड जब आपको डॉलर साइन दिखता है तो दैट मीन्स आप एक यूज़र अकाउंट में हो, और यूज़र अकाउंट को लिमिटेड एक्सेस होता है। आपको किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए, या फिर किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए, राइट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अलग अलग परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैनेज कौन करता है? मैनेज करता है रूट। अगर आपको कुछ चीज़ें बदलनी है, कुछ एक्सेस चाहिए होगा, तो टू डू दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट टू योर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर है कौन? एडमिनिस्ट्रेटर है रूट। ठीक है, अब ये है रूट। रूट से आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, और कंप्लीटली कमांड बेस्ड है। अब जब मैं बोलता हूँ कि कमांड हम इसमें आई मीन यूज़ करते हैं, कमांड कैसा होता है लिनक्स में? कमांड कुछ इस तरीके से होता है कि आपको एक तो आपका कमांड नेम है, जो प्रोग्राम नेम है। जैसे कि आपको कुछ देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ, या फिर मुझे देखना है कि मेरी करंट डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं। मुझे देखना है कि कौन-कौन सी डायरेक्टरी है। मुझे जाना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। आई मीन कुछ भी करना है इन कमांड लाइन इंटरफ़ेस। ठीक है? तो वो क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कमांड हुआ। कमांड के बाद जो पार्ट आता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से आता है कि कुछ ऑप्शनल पार्ट होता है, कुछ मैंडेटरी पार्ट होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कमांड में मैंडेटरी पार्ट हो। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मैंडेटरी पार्ट है। हो सकता है कि किसी कमांड में सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। सिर्फ़ आप कमांड टाइप कर दो, एक सिंगल कमांड, और उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है? एंड कुछ कमांड्स हैं जिस पे आपको मैंडेटरी फील्ड देनी पड़ती है। जैसे कि मान लो हमें अगर कोई यूज़र ऐड करना है। ठीक है, तो यूज़र ऐड के बाद एक पैरामीटर आपको देना ही पड़ेगा। इसने साफ-साफ मेरा हेल्प दे दी, इसकी हेल्प दे दी मुझे कि कुछ ना कुछ तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको ये जो यूसेज दिख रहा है ना यहाँ पे, अब ये पार्ट देखो, यूज़र के बाद ऑप्शन है, ऑप्शन के बाद है लॉगिन। लॉगिन मतलब कि ये जो पार्ट है, लॉगिन देखो उसके पास कोई पैराग्राफ, या क्या पैराग्राफ बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। हाँ, ब्रैकेट तो कुछ है नहीं इसके अंदर।
तो ये वाला पार्ट है, ये कम्प्लीटली हमारा मैंडेटरी पार्ट है। वी हैव टू गिव एनी पैरामीटर टू दिस कमांड, ठीक है। बिकॉज हम अगर यूजर ऐड कमांड टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको कोई यूजर बनाना है, ठीक है। तो अगर बजाना है तो कुछ ना कुछ यूजर नेम तो दोगे, ब्लैंक यूजर से किसी तो ब्लैंक नेम से तो यूजर बनेगा नहीं। तो अगर हम XYZ देते हैं तो ये इसके बाद ये कमांड चल जाती है। एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं देखता हूँ ये यूजर बना ही नहीं बना। बन गया ये यूजर, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक कमांड टाइप करी, उसके बाद हमने एक यूजर नेम दे दिया XYZ, और वो XYZ नाम से एक हमारा यूजर बन गया। तो कमांड कुछ इस तरीके से, जैसे हमें कुछ अगर फाइल देखनी है, ठीक है, कि हमें ये प्रेजेंट डायरेक्टरी कौन सी है अगर देखनी है, तो pwd कमांड होती है, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। तो इसके बाद हमको बता देता है कि अब रूट डायरेक्टरी है। अच्छा ठीक है, एक चीज और इसमें रहती है कि लिनक्स में फाइल स्ट्रक्चर और जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी डायरेक्टरी में क्या रखी जाती है, कैसी फाइल्स होती हैं, क्या परमिशंस होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज नेविगेट करने में इशू होगा, और किसी भी डायरेक्टरी में अगर हम जा रहे हैं और अगर परमिशन डिनाइड हो रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें परमिशन डिनाइड क्यों हो रही है। और कुछ कुछ डायरेक्टरीज है जहाँ पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो एज ए यूज़र उस डायरेक्टरी में एक्सेस नहीं होगा और उस फाइल भी एक्सेस नहीं होगा। और अगर आप रूट से कर रहे हैं तब भी खतरा है, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी का चेंज कर देते हैं, किसी भी मॉड्यूल का, फॉर एग्जांपल अगर आपने SSH का किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज कर दिया है, तो हो सकता है वो आपने कुछ गलत चेंज किया हो और आपने उसको सेव करके रीस्टार्ट कर दिया, आप सर्विसेज जो भी है, अब जैसे आप रीस्टार्ट कर देते हो वो सर्विस काम करनी ही बंद कर देती है, ठीक है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है लिनक्स में काम करने के लिए। तो उसके लिए मेरे पास एक डायग्राम है जो मैं समझा सकता हूँ यहाँ पे। लिनक्स में क्या होता है, जो पेरेंट एक ट्री है, ठीक है, यहाँ से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बाइट। हाँ, सब कुछ शुरू होगा इस स्लैश से, ठीक है। स्लैश पे क्या करेंगे, स्लैश से यहाँ से ये पेरेंट डायरेक्टरी है, पेरेंट डायरेक्टरी से इसके नीचे सारी डायरेक्टरीज होती है, चाहे डिफरेंट डायरेक्टरी, अलग अलग डायरेक्टरी होगी, चाहे हमारा डेव डायरेक्टरी हो, ठीक है, एंड कोई भी अदर डायरेक्टरी है। Samir, sorry. हाँ, Sorry to interrupt. Samir, I'm not able to see your screen. बाकियों को दिख रही है? Hello. दिख रही है भाई, दिख रही है, दिख रही है। कांति तू देख ले तुरंत एक बार, या फिर रिज्वाइन कर ले। Okay. और कंटिन्यू। ओके, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसमें मैं समझा रहा था कि डायरेक्टरी जो होगी, रूट डायरेक्टरी जो होगी वो स्लैश होगी, ठीक है। स्लैश मतलब पेरेंट, सबसे ऊपर जो है, जहाँ से हमारा डायरेक्टरी शुरू होता है। एक हम मान लो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आते हैं तो सबसे पहला जो एंट्री पॉइंट है वो हमारा होगा स्लैश। स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी, ठीक है। अब इस रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे कुछ कुछ डायरेक्टरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेन डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है, जो हर लिनक्स आपको सिस्टम पे मिल जाएगा। जैसे बिन डायरेक्टरी है, बिन डायरेक्टरी में क्या होगा कि कुछ कमांड है, जैसे ls कमांड है, ठीक है, या फिर cd कमांड है। तो ये वेरी मतलब बहुत कॉमन कमांड है जो हर यूजर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर मैं
विच एलएस करता हूँ तो ये मुझे दिखा देता है। ये तो यूजर विन, ये दो मतलब जो कॉमन कमांड्स होती हैं उसकी डायरेक्टरीज होती है यहाँ पे। ये बैश की डायरेक्टरी यही होती है, और जो कॉमन सीडी की डायरेक्टरी होगी, एलएस की डायरेक्टरी होगी, या फिर जो बेसिक कमांड्स है, जो बेसिक एक यूजर कमांड चला सकता है उसकी बाइनरीज यहाँ पे होंगी। बाइनरीज मतलब कमांड, ठीक है। बूट डायरेक्टरी में हमारा कर्नल होगा। कर्नल मतलब जो हमारा लिनक्स का जो कोर फाइल्स जो होंगी वो हमारी बूट डायरेक्टरी में होंगी। वैसे ही डेव फाइल में जैसे भी हमने कोई डिवाइस हमने अटैच किया, फॉर एग्जांपल कोई भी हार्ड ड्राइव लगाई हमने, कोई पेन ड्राइव लगाया हमने, तो वो हमें डिवाइस डायरेक्टरी में दिख जाएंगी, ठीक है। एंड सिमिलरली बोल रहा हूँ, मतलब कि हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है, जितने भी हमारे सिस्टम पे सर्विसेज हैं या फिर एप्लीकेशंस चल रही हैं, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी ना, वो इस ETC के अंदर होगी, ठीक है। मैं एक दिखा देता हूँ। जैसे HTTPD एक सर्विस होती है हमारे इसके अंदर, तो इसकी अगर मैं डायरेक्टरी देखूँ CD HC HTTPD, ठीक है, इसके अंदर मैं आता हूँ और ELS करता हूँ, ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। तो हमको जो जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे लिनक्स सिस्टम पे हम इंस्टॉल करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होगी वो /etc में होगी और कहीं भी नहीं होगी, ये 100% है। होम डायरेक्टरी क्या होता है, जो हम यूजर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने ETC बनाई थी अभी, ठीक है, जो ETC बनाई थी, अगर मैं उसके होम डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ तो /home देन XYZ जो भी हमने यूजर बनाया था, तो ये है इसका होम डायरेक्टरी PWT। हाँ, तो ये है XYZ की होम डायरेक्टरी। सिमिलरली अगर मैं पीछे जाता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने यूजर्स बने हुए हैं, तो मेरे को यहाँ दिख जाएगा कि ये सारे यूजर्स बने हुए हैं, क्योंकि इनके सारे होम डायरेक्टरी यहाँ पे /home में, जो मैंने ये पहले बनाया हुआ है, हल्क, हैरी, कंसल्टेंट, लोकी, नताशा। सो ये सारे यूजर्स हैं जिनकी होम डायरेक्टरी कहाँ है, /home में। बट सेम टाइम पे अगर मैं रूट की होम डायरेक्टरी की बात करूँ, रूट की होम डायरेक्टरी यहाँ पे है नहीं। रूट की होम डायरेक्टरी कहाँ पे है, रूट की होम डायरेक्टरी है /root। अगर मैं कहता हूँ रूट डायरेक्टरी, दैट मीन्स सिर्फ स्लैश। अगर मैं कहता हूँ रूट की होम डायरेक्टरी, दैट मीन्स /root। /root अगर किसी भी यूजर से आप लॉगिन हो, अगर आप उसके होम डायरेक्टरी में हो, तो आपको ये टिल्ट साइन दिखेगा, ये वाला। ये वाला साइन आपको दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी निकालता हूँ तो यहाँ पे /root है। जस्ट बिकॉज मैं रूट यूजर हूँ तो मेरे को /root दिख रहा है, मेरा होम डायरेक्टरी, ठीक है। मैं भी कोई कमांड नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ओके, इसको बैकटिक बोलते हैं, टिल्ट साइन भी बोलते हैं शायद। बैकटिक्स इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं शायद, इसको कहते हैं बैकटिक, अभिषेक। चलो, तो ये है यूजर की होम डायरेक्टरी, ये सारी, और ये /root है, रूट की होम डायरेक्टरी। मैं अगर किसी भी यूजर में जाके स्विच यूजर के लिए SU यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं रूट हूँ तो मैं राजा हूँ, तो मेरे को किसी की पासवर्ड चाहिए नहीं है, ठीक है। तो मैं चला गया हूँ,
अब देखो मैं XYZ से लॉगिन हूँ, ओके, एंड दिस टिल्ट साइन इंडिकेट्स दैट मैं XYZ के होम डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं यहाँ पे PWD करता हूँ तो क्या दिख रहा है, स्लैश होम XYZ, ठीक है। यहीं पे अगर मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करके CD करता हूँ एंड मैं PWD करता हूँ प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, तो मेरे को स्लैश रूट आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी होगी स्लैश होम देन द यूजर नेम जो भी उसका है, एंड अगर रूट की बात करते हैं तो उसकी होम डायरेक्टरी होगी स्लैश रूट, ये है। एंड लाइब्रेरीज है कि लिव डायरेक्टरी में शेयर्ड लाइब्रेरी होगी, एंड मीडिया में रिमूवेबल डिस्क होगी। हम मैंने डिवाइस में भी बोला था, डिवाइस में आपको दिखेगा कि कौन सी डिवाइस है। मीडिया में जो आपका ऑटो माउंटेड या फिर आप कुछ जो माउंट जो रिमूवेबल डिवाइस है जैसे पेन ड्राइव है, एक्सटर्नल ड्राइव है, वो ऑटो माउंट होके यहीं पे आएगी। आपको CD ड्राइव भी यहीं माउंट होके आएगी, पर आपको डिवाइस में भी दिख जाएगा कि कौन सा उसकी डिवाइस की लोकेशन क्या है, ठीक है। माउंट होके स्लैश मीडिया में आएगी, लेकिन डिवाइस फाइल में आपको जो डिवाइस डिटेक्शन है, डिटेक्ट होकर क्या बताएगी कि ये डिवाइस है। अगर 10 डिवाइस है तो आपको स्लैश डेब में आपको उसकी एंट्रीज दिख जाएगी कि ये डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है। पर जो ऑटो माउंटेड जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं, अगर हमने ऑटो माउंट सेट किया हुआ है तो तभी ये ऑटोमेटिक इस मीडिया पॉइंट पे माउंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अगर हम कोई CD भी माउंट करते हैं तो वो मीडिया में माउंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। MNT डायरेक्टरी हम बेसिकली यूज करते हैं कि हम कोई फॉर एग्जांपल हमने कोई हार्ड ड्राइव लगाया, मतलब इंटरनल लगाया चाहे एक्सटर्नल लगाया, कैसा भी हार्ड ड्राइव हो, हम इसमें ये सिर्फ सजेस्टेड है, आप कहीं पे भी माउंट कर सकते हो वेयर एवर यू वांट, ठीक है। स्टैंडर्ड है कि MNT में ही आप फाइल सिस्टम माउंट करते हैं, आप कहीं पे भी माउंट कर दें वो आपकी इच्छा है। OPT एक डायरेक्टरी है जहाँ पे कोई भी एडिशनल अगर सॉफ्टवेयर हम डाल रहे हैं तो उसकी डायरेक्टरी बन जाती है, या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, बेसिकली जो कोर फाइल्स है वहाँ पे स्टोर होती है कोई एप्लीकेशन की। ये भी ऑप्शनल है, कोई वो ज़रूरी नहीं है। अब एक है बिन, मैंने पहले बताया, और दूसरा है एसविन। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एसविन में वही कमांड, सॉरी, एसविन में वही कमांड स्टोर होगी जो सिर्फ रूट यूजर ही चला पाएगा, और बिन में वो कमांड यूज होगी जो कॉमनली कोई भी यूज कर सकता है। किसी को कोई डाउट इसमें, इन दोनों में कोई डिफरेंस समझने में? एनीवन? एसविन जैसे मैं अभी ये क्या बोलते हैं, मैं एक कमांड इसमें टाइप करता हूँ आईपी टेबल से, यूजर कमांड है जैसे रिबूट, ये भी यूजर बने। ये सारे जो हैं ये कमांड्स है, देखने रहे। हाँ, ये जो सारे हैं ये कमांड्स है, एनाक्रॉन है, एनाकोंडा, और कुछ कुछ एप्लीकेशंस है जो कि एसविन में वही चीज़ें होती हैं जो एडमिन ही चला सकता है। इसको कोई दूसरा कोई यूज़र इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो एसविन में गॉडफादर है कौन है?
ये मुझे बता मैं रहा हूँ है। समीर, हाँ मैं हूँ। हाँ, तू तो है गॉडफादर भाई, मजे ले रहा हूँ यहाँ बैठ के। हाँ, एसआरवी फोल्डर बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो सर्विस का, जैसे मान लो कोई भी सर्विस यूज हो रही है तो वो टेम्परेरी जो डेटा स्टोर करता है सर्विस का, वो एसआरवी डायरेक्टरी में स्टोर होती है। टेम्प डायरेक्टरी क्या होता है कि ये हर किसी के लिए ओपन होती है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी यूज़र आके अपने टेम्परेरी डेटा स्टोर कर सकता है, और ये आफ्टर 30 डेज के बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। यूएसआर डायरेक्टरी होती है कि यूज़र की बाइनरीज जहाँ पे इंस्टॉल होती है, यूज़र की यूटिलिटीज़ जहाँ पे इंस्टॉल होती है। और प्रॉक में हमारे जैसे बेसिकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कोई भी प्रोसेस बनता है तो उसकी जो प्रोसेस आईडी वगैरह बनती है, पीआईडी बनती है, पीआईडी फाइल्स वगैरह जहाँ से बनती है, वो इस डायरेक्टरी में आपको मिल जाएगा। सीपीयू इन्फॉर्मेशन, रैम इन्फॉर्मेशन, मेमोरी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस डायरेक्टरी में मिलती है। तो बहुत बोर कर लिया आज। ये है लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से हमको यहीं पे रुकना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। तो कल करें फिर बाकी। या समीर, आज के इसमें कुछ किसी को कोई डाउट? एक्चुअली में थोड़ा और इसको खुद से रीड आउट कर लेंगे, तो कुछ इशू आता तो पूछ लेंगे। ठीक है भाई। भाई लोगों, और किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई कुछ समझने में दिक्कत तो बताओ यार। थैंक्स, हू द हेल ही इज। ये मोनू है पक्का। नहीं, अब आज के लिए तो काफी सही सेशन था फॉर इनिशियल स्टार्ट। तो थोड़ा बोरिंग वोरिंग हो तो बताओ यार, मैं भी किसी को पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मेरे को नहीं पढ़ाने नहीं, का एक्सपीरियंस नहीं है। बोर तो नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में तो ओवरव्यू देना ही पड़ता है। थोड़ा ओवरव्यू बोर तो था, नहीं। इसके बाद मैं जब कमांड्स पे आऊँगा तो थोड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत सारी चीज़ें नई नई एग्जैक्टली। आएंगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। यही है। तो जेडएसएस डाल ओके। देना। हट यहाँ से। एक्चुअली समीर, कैन वी शिफ्ट द टाइम टू 7 हाँ to 8? बिल्कुल भाई, अगर किसी को टाइम में प्रॉब्लम है तो बता देना भाई। Yeah, because office hours till 7. ठीक है भाई। Okay. 7 से करते हैं फिर कल से, है ना? Yeah, 7 onwards. किसी को कोई और मतलब कुछ बात टाइम का कुछ इशू तो बताओ। खाली है हम, अरे वाह, इनोवेटिव एंड इंस्टेंट वेरिएबल। थैंक्स ब्रो। एजेंडा में, कल का एजेंडा में सब बता दूंगा कि क्या है। मैं कल उस लिनक्स में बताऊंगा कि कैसे हेल्प लेते हैं, और बेसिक कमांड लाइन के बेसिक कमांड्स बताऊंगा कल। तो मेजरली मेरा ठीक है। कैसे हेल्प लेना है और कैसे पता लगाना है कि हमें अगर कोई कमांड नहीं पता तो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। Okay. अभिषेक, कोई प्रॉब्लम? नहीं, बढ़िया है समीर भाई। ठीक है, ओके, जो बढ़िया। रखते हैं फिर। बाय Thank you. बाय। Okay, Sumit. Thanks for the Bye bye. session. ओके चलो, बाय बाय एवरीवन।